बघेल ट्यूटोरियल्स के समसामयिक घटना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आइए देखते हैं और शुरू करते हैं आज की चर्चा हम लोग। तो ये सबसे पहले आप देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर जो खाद्य मुद्रास्फीति है उसमें गिरावट आई है। वर्ष 2022 के माह फरवरी में यह मुद्रास्फीति अपने चरम पर थी, लेकिन जुलाई माह में इसमें एकाएक गिरावट देखी गई है। और वह जो गिरावट हुई है इसके कारण को हम लोगों को जान लेना चाहिए। उससे पहले यह जान लेते हैं कि यह जो वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक है यह कौन जारी करता है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन इसको जारी करता है। ये आप देख रहे हैं FAO और इसको बोलेंगे फूड प्राइस इंडेक्स, यह जारी करता है। तो जो गिरावट हुई है उसके कारण को जान लेते हैं। तो काला सागर से व्यापार प्रारंभ हो चुका है। तो काला सागर से व्यापार को अगर हम लोगों को देखना है साथियों, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को मैप को देखना पड़ेगा। और आइए थोड़ा सा मैप को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप मैप को देखेंगे तो ये देखिए आप, तो ये देखिए पहला कारण है कि काला सागर से व्यापार शुरू हो गया। जब से रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ था तो ये जो काला सागर से ये जो खाद्य वस्तुएं जाती थी यहाँ से, ये काला सागर से, ये देख रहे होंगे तो ये क्रीमिया है, ये जो आप देख रहे होंगे तो यह क्रीमिया है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को देख रहे होंगे तो ये क्रीमिया है। और ये जो है ये ओजोव सी है, ये ब्लैक सी है। तो जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो रूस ने इस ब्लैक सी को ब्लॉक कर दिया और धीरे धीरे वो ब्लैक सी से काटना चाहता है यूक्रेन को। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन के मध्यस्थ के बिचौलिए के मतलब जो एर्दोगन साहब हैं तुर्की के राष्ट्रपति, तो उन्होंने मीडिएटर का काम किया और रूस और यूक्रेन को साथ लाया। यहाँ मीडिएटर का काम दो लोग किए थे, एक तो संयुक्त राष्ट्र किया था और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यहाँ उपस्थित थे और दूसरे थे तुर्की के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन साहब थे। और उन्हीं के दोनों के मीडिएटर में तुर्की में एक समझौता हुआ और इसमें यह बात रूस और यूक्रेन ने माना कि ब्लैक सी को खोलना चाहिए, क्योंकि ये नहीं खुल रहा था तो विश्व में खाद्य मूल्य सूचकांक ऊपर जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो रूस और यूक्रेन है वैश्विक रूप से एक प्रमुख खाद्य उत्पादक देश है। वैश्विक खाद्य निर्यातक में इन दोनों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे बात कर लें गेहूं की, चाहे बात कर लें सनफ्लावर की और सोयाबीन की, हर क्षेत्र में ये जो दोनों देश हैं काफ़ी ऊपर हैं। तो जब युद्ध हुआ तो वो निर्यात बंद हो गया था और परिणाम क्या हुआ कि खाद्य मूल्यों की जो कीमतें थी वो ऊपर चलती गई। तो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर रूस ने, देखिए यहाँ रूस ब्लॉक करके रखा हुआ था। अगर रूस ब्लॉक खत्म कर देता तो यहाँ से जहाजें जाती और उस जहाज में रूस का आरोप था कि जो यूरोप वाले पार्ट थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, जो नाटो था, उस जहाजों में हथियार भरकर यूक्रेन को प्रोवाइड कराता था। तो इसीलिए उन्होंने बोला ये आपको हमें पहले आश्वस्त करना पड़ेगा कि आप किसी तरीके की हथियार उपलब्ध नहीं कराएंगे खाद्य वस्तुओं के जरिए
लिए। दूसरी बात, यूक्रेन को क्या टेंशन था, यहाँ पर यूक्रेन को टेंशन यह था कि यूक्रेन ने यहाँ पर समुद्र के नीचे माइंस बिछाया हुआ था, ताकि अगर रूसी जहाज आक्रमण करते हैं तो उस माइन से वो विस्फोट हो जाएगा। तो ये जो यूक्रेन था उस माइंस को हटाने के लिए तैयार नहीं था। अगर वो माइंस हटा देता तो रूसी जहाज आसानी से यूक्रेन पर आक्रमण कर सकते थे। तो अभी ये दोनों में समझौता हुआ है कि कुछ जगहों पर यूक्रेन माइंस को हटाएगा और कुछ जगहों पर रसिया ब्लॉकेट को, जो ब्लॉक किया है, उसको हटाएगा और वहीं से जहाजों की आवाजाही होगी और खाद्य वस्तुओं का आयात निर्यात होगा। तो इसी समझौते के कारण अभी ये जो खाद्य मूल्य सूचकांक में गिरावट हुई है, क्यों हुई है, तो काला सागर से व्यापार प्रारंभ हुआ है। क्यों हुआ है वो हम लोगों ने वहां पर देखा। सोयाबीन का भी बम्पर उत्पादन हुआ है, अगर आप देखेंगे तो सोयाबीन का भी बम्पर उत्पादन हुआ है। पाम ऑयल पर प्रतिबंध हटा है। इंडोनेशिया ने अपने देश में तेल की कीमतों की बढ़ोतरी को देखते हुए पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका भी परिणाम हुआ था कि खाद्य वस्तुओं की जो कीमतें थी वो ऊपर चली गई थी, लेकिन जब ये प्रतिबंध हटा तो वो कीमतें नीचे आ गई। महामारी का भी प्रभाव में कमी आई है। महामारी का जो प्रभाव है धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। आपूर्ति श्रृंखला अपने पुराने रफ्तार में लौट रही है और इसका भी परिणाम हुआ है कि कीमतें नीचे आई हैं। तो ये मुख्य 4 कारण थे जिसके कारण ये कीमतों में जो आप कमी देख रहे हैं एकाएक इन्हीं 4 कारणों से हुई है। हम लोगों को अब यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि कीमतें ऊपर क्यों गई थी। तो कोविड-19 महामारी था, तो कोविड-19 महामारी के कारण आप जानते हैं कि पूरे विश्व भर में खाद्य उत्पादनों की जो मात्रा थी उसमें कमी आई थी। फिर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हो गया। फिर जब ये दोनों और इन दोनों ही घटनाओं का परिणाम क्या हुआ कि जो सप्लाई चेन है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, बाधित हो गई। और इसी बीच में इन दोनों घटनाओं के कारण कीमत, जो ईंधन है, फ्यूल है, उसकी भी कीमत बढ़ गई। फ्यूल की कीमत बढ़ेगी तो परिवहन भी तो इन्हीं ईंधनों के जरिए होना है, तो खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति के कारण, कठोर मौद्रिक नीति के कारण भी यह कीमतें ऊपर गई थी। तो कीमतें ऊपर क्यों गई थी? जो फरवरी माह में उच्चतम स्तर पर था, तो कारण ए था। और अभी एकाएक कमी क्यों आई है? तो कारण ए है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे आप ये देख रहे हैं कि अभी लक्षद्वीप में समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र स्थापित किया गया है। यह जो समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र है OTEC, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। OTEC का मतलब क्या है? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो अभी इसके OTEC स्थापित किया गया है लक्षद्वीप में। इससे बिजली का उत्पादन होता है और इस बिजली को कहाँ दिया जाएगा? तो विलवणीकरण संयंत्र को प्रदान किया जाएगा। विलवणीकरण संयंत्र क्या है? ऐसे संयंत्र जो लवण युक्त जल को लवण से मुक्त करते हैं। और जब लवण युक्त जल को लवण से मुक्त करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, तो इस बिजली संयंत्र से जो बिजली उत्पादन होगी वो इसी विलवणीकरण संयंत्र को प्रदान की जाएगी। यह जो OTEC लक्षद्वीप में स्थापित किया गया है वह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और यह पर्यावरण के अनुकूल है। तो यह तो बात यह हो गई। आइए हम लोग देखते हैं कि यह OTEC काम कैसे करता है।
तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो OTEC है यह समुद्र में जो जल होता है और जल के बीच में जो तापमान का अंतर होता है उस तापमान के अंतर को प्रयोग करके यहाँ बिजली का उत्पादन किया जाता है। वह जल जो सतह के करीब होता है वो ज़्यादा गर्म होता है और जो सतह के नीचे होता है वो कम गर्म होता है। तो इन दोनों के बीच में तापमान का अंतर है। यह तापमान का अंतर कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए और फ़ारेनहाइट में 36 फ़ारेनहाइट। अगर समुद्र के जल में ऊपरी सतह और निचली सतह के बीच 20 या 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है या फिर 36 फ़ारेनहाइट का अंतर है तो वहाँ से हम लोग बिजली बना सकते हैं और इसी तकनीक से बिजली उत्पादित कर उस जो वहाँ संयंत्र है जो सॉल्ट वाटर से सॉल्ट को हटाने का काम कर रही है उसको बिजली की आपूर्ति की जा रही। तो ये कैसे काम करता है, तो यहाँ देखेंगे इस पूरे सिस्टम में एक वर्किंग फ्लूइड होता है और यह वर्किंग फ्लूइड इस गर्म पानी से वाष्पीकृत हो जाता है और जो वह वाष्प होता है जाकर टरबाइन में टकराएगा। ये जो वाटर वेपर हो रहा है यहाँ आप अमोनिया भी डाल सकते हैं, अगर अमोनिया नहीं डालते हैं तो वाटर वेपर ही डाल, तो यहाँ पर अगर वाटर डालेंगे तो ये जो इवेपरेटर होता है यह पानी को एवापोरेशन के जरिए वेपर में क्रिएट कर देता है और यह वेपर जाकर गैस टरबाइन में टकराता है, टरबाइन घूमेगा, बिजली बन जाएगी और यह बिजली कहाँ चली जाएगी तो सॉल्ट प्लांट में जो पानी से सॉल्ट को पृथक करने का काम कर रहा है। और वह वाटर वेपर टरबाइन से टकराया, टरबाइन घुमा, बिजली बन गई, चली गई जहां जाना था। अब वो वाटर वेपर फिर से कंडेंसर में आएगा और लिक्विड में बदल जाएगा, फिर वो पानी यहाँ चला जाएगा। तो देख रहे हैं पानी कहीं नहीं गया, लेकिन उस तापमान के अंतर के कारण यहाँ हम लोग की टरबाइन घूम रही है और बिजली बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यह पानी वाष्पीकृत कैसे होगा, तो यहाँ ये अधिक तापमान का प्रयोग करके। और ये कंडेंस कैसे होगा, वाटर वेपर कैसे कूल होगा, जब यहाँ से ठंडा पानी आएगा। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि गैस से द्रव में परिवर्तित होने को कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन का अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। कंडेंसेशन यानी कि संघनन, इसको हिंदी में कहते हैं संघनन। और संघनन में कोई गैस लिक्विड में बदलती है, गैस टू लिक्विड। वही जो इवेपरेटर होगा या इवेपरेशन होता है, इवेपरेशन में लिक्विड गैस में बदलता है, लिक्विड गैस में बदलता है। तो इवेपरेटर क्या करेगा, वाटर लिक्विड को वाटर वेपर में बदलेगा और वह वाटर वेपर जाके टरबाइन में टकराएगा, टरबाइन घूमेगा, बिजली बनेगा, जहां उसको भेजना है भेज देंगे। अभी कहां भेज रहे हैं तो समुद्र के सॉल्ट वाटर से सॉल्ट को अलग करके, ताकि लोग उसको पेयजल के रूप में इस्तेमाल कर सकें। सॉल्ट वाटर को नहीं पी सकते, पोषण का असंतुलन हो जाएगा, कई प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। और वह जो वाटर वेपर टकराने के बाद फिर वह कंडेंसेशन होगा, संघनित होगा। संघनित होने का मतलब वह वेपर से फिर से द्रव में बनेगा। लेकिन इसको ऐसा होने के लिए कोई सोर्स चाहिए, तो वो यहाँ से ठंडा पानी से हम लोग को मिलता है। तो यह ऐसे काम करता है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसको। और ये जो कंडेंसेशन यहाँ देखिए, एक बात यहाँ पर और है कि ये फ्रेश वाटर भी हम लोग को मिल सकता है, ये फ्रेश वाटर भी हम लोग को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब इवेपरेटर होता है, जब पानी वाष्पीकृत होता है, तो उस वाष्पीकरण के साथ लवण उसके साथ में नहीं जाते, वो जमीन में ही रह जाते हैं। इसको आप गुजरात में देख सकते हैं, जब समुद्र का पानी सतह पर आता है और वाष्पीकृत होता है तो पूरे के पूरे जो लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वो जमीन में ही रह जाते हैं, केवल पानी ही ऊपर जाता है। तो ये जो वाटर वेपर बना है इसमें सॉल्ट नहीं है, इसमें सॉल्ट नहीं है। और सॉल्ट नहीं है तो यहाँ जो पानी कंडेंस होगा, जो वेपर लिक्विड में बदलेगी, उसको हम लोग फ्रेश वाटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। पिए भले ही नहीं, लेकिन जो ग्रे वाटर के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए कर सकते हैं, गमले में डालने के लिए कर सकते हैं, और कई उपयोग है इसको। तो ये बहुत अच्छी तकनीक है और यह पूरी तकनीक भारत ने स्वदेशी रूप से
इसका विकास किया है और यह पर्यावरण के अनुकूल है। तो आइए पढ़ लेते हैं यहाँ हम लोग। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण, महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण 2 बार लिखा जा चुका है। समुद्र के पानी में तापमान के अंतर से ऊर्जा पैदा करता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण समुद्र की सतह के पानी और गहरे समुद्र के पानी के बीच तापमान अंतर थर्मल ग्रेडियंट्स का उपयोग करके ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक प्रक्रिया या तकनीक है। इसको समझ गए होंगे आप लोग। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के 2 सबसे बड़े लाभ है। यह स्वच्छ पर्यावरण के अनुकूल अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करती है और सौर संयंत्रों के विपरीत जो रात में काम नहीं कर सकते एवं पवन टरबाइन जो केवल वायु में काम करते हैं, जबकि OTEC संयंत्र हर समय ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। जो सोलर प्लांट होंगे वो रात को तो काम नहीं करेंगे क्योंकि सनलाइट मिलेगी नहीं। जो विंड एनर्जी, विंड पावर प्लांट है वो भी दिन में काम नहीं करेंगे। क्यों दिन में? वो बिना हवा के काम नहीं कर सकते हैं। बिना हवा के काम कैसे करेंगे? हवा आएगा तभी तो टरबाइन घूमेगा। तो विंड के लिए हवा की जरूरत है, सोलर के लिए सनलाइट की जरूरत है। लेकिन ये जो तापमान में अंतर है समुद्र के जल में, ये रहता ही है। कहां से कहां के बीच में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह तापमान में अंतर बिल्कुल उपयुक्त रहता है बिजली पैदा करने के लिए। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जो अपर लेयर ऑफ वाटर है और जो लोअर लेयर ऑफ वाटर है, इनके बीच में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। और हम लोग यहाँ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ फ्रेश वाटर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग जहाँ चाहे कर सकते हैं और इस फ्रेश वाटर का प्रयोग पेयजल के लिए न भी करें तो अन्य घरेलू उपयोग के लिए हम लोग कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले स्लाइड्स की ओर। ये आप देख रहे हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं भारत में कितना बिजली का उत्पादन होता है प्रति वर्ष। तो भारत में प्रति वर्ष बिजली का उत्पादन होता है। भारत में अगर अभी देखेंगे आप, ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको, ये 30 जून तक का है। 30 जून तक के आंकड़े हैं। भारत में 403 गीगावाट की बिजली उत्पादित होती है। इसमें से आप देख रहे होंगे प्राइवेट सेक्टर ये 200 गीगावाट करती है। 403 गीगावाट्स में ये मेगावाट में है और 1000 मेगा बराबर होता है 1 गीगा। 1 गीगा बराबर होता है 1000 मेगा। तो ये इसको कन्वर्ट करेंगे तो 403 गीगावाट हो जाएगा। 403 गीगावाट में से लगभग 200 गीगावाट तो प्राइवेट सेक्टर कर देता है और 104 गीगावाट यहाँ पर देख रहे होंगे स्टेट सेक्टर करता है और 99 गीगावाट कौन कर देता है? सेंट्रल सेक्टर। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? तो प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर सबसे आगे है, उसके बाद है स्टेट सेक्टर, उसके बाद है सेंट्रल सेक्टर। तो यह एक प्रश्न यहाँ से निर्मित हो जाता है। आइए चलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे यह क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि साथियों जब आप पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है, भारत में जो अभी ऊर्जा परिदृश्य है इतना है, ऐसे है वैसे है, तो उस समय आपकी यह मदद करेगा। आइए चलते हैं अगले स्लाइड्स की ओर। और आप यहाँ देखेंगे तो टोटल कितना है? 403 गीगावाट। ये जो 403 गीगावाट है, इस 403 गीगावाट में इस 403 गीगावाट में यहां देख रहे हैं तो 236 गीगावाट तो कहां से आता है? फॉसिल फ्यूल से। ये लगभग 58% है। तो हमारी बिजली, तो इसको ऐसा समझिए आप लोग कि टोटल कितना है? 403 गीगावाट है। इसमें से 236 जो गीगावाट है वो कहाँ से आता है? तो जीवाश्म ईंधन से आता है और यह लगभग 403 का 58% के आसपास है। जो बच जाता है, और ये बच कितना गया? तो ये देख रहे हैं 167 गीगावाट। और यह जो 167 गीगावाट है यह आता है कहाँ से? तो नवीनीकृत स्रोतों से आता है।
और इस 167 गीगावाट को अगर जोड़ेंगे आप तो यहाँ जोड़ सकते हैं आप, तो 46 गीगावाट आता है लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट से, जो 46 गीगावाट है। और विंड और सोलर से अभी देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। तो 167 को अगर मैं बांट दूं तो 46 जो गीगावाट है वो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट से है, और इसमें से अगर आप देख रहे होंगे तो सोलर कितना है 57 गीगावाट, ध्यान रखेंगे 57.7 गीगावाट सोलर है, और विंड कितना है तो 40 है। ये बदलते रहेंगे तो आंकड़े को याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपको बायो पावर को देखेंगे तो, लेकिन आपको अंदाजन मालूम होना चाहिए 10 गीगावाट है, और जो बच जाता है वो देख रहे होंगे 477 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी है, और स्मॉल हाइड्रो पावर है वो लगभग 4 जो गीगावाट है। तो इसको जोड़ेंगे तो 167 आपको मिल जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नवीनीकृत स्रोत में सबसे अधिक बिजली कहाँ से आती है, तो सोलर सेक्टर से आती है। कहाँ से आएगी, तो सोलर सेक्टर से आएगी। ये पूरा आपका बना हुआ है यहाँ पर, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से कर लेंगे। एक बात मैं यहाँ आपको और बताना चाहता हूँ कि भारत ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीनीकृत स्रोत से बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। इसमें 175 में से 100 गीगावाट आना चाहिए सोलर से, जो अभी 57 पहुंचा हुआ है, ये देखिए। और अभी 2022 चल रहा है, तो पता नहीं हम लोग लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मुझे तो मुश्किल लगता है, क्योंकि 2022 तक 100 गीगावाट होना चाहिए सोलर, और अभी 57 में ही है। 60 गीगावाट आना चाहिए विंड से, अभी कितने पर पहुंच चुके हैं 30 जून तक। अभी हमारे पास 6 महीने और है। कितना है विंड से, तो 40 गीगावाट ही है। कहाँ तक जाना है इस वर्ष के अंतिम तक, तो अभी ये 57.57 ही है, और यह 40 है, तो 60 तक जाना है। पता नहीं पहुंचते हैं कि नहीं, मुझे तो मुश्किल लगता है। जो 10 आना चाहिए वो आना चाहिए बायो पावर से, 10 जो आना चाहिए बायो पावर से, और जो 5 आना चाहिए वह स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट से आना चाहिए। तो ये लक्ष्य रखा गया था 175 का, 100, 160, 170 और ये 5। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगर आप इन आंकड़ों को रखते हैं तो जब भी आप अखबार में इससे संबंधित खबर पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। यहाँ आप देख रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी होता है 6780 मेगावाट, और जब इसको आप बदलेंगे तो ये आएगा 6.7 गीगावाट आएगा। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडानकुलम में लगा हुआ है, कैगा में लगा हुआ है, तो वहाँ से जो टोटल बिजली बनती है वो 6.7 गीगावाट है। और प्रधानमंत्री जब ग्लासगो गए थे पिछले साल UNFCCC की बैठक में, तो वो बोल कर आए हैं कि 2030 तक हम लोग इसको कहाँ तक लेकर जाएंगे, तो 500 गीगावाट तक। वर्तमान में अभी कितना है, तो 167 गीगावाट है। कब तक, तो 2022 के जून माह तक। अभी हम लोगों के पास 2022 8 साल और 6 महीने के आसपास है। देखते हैं कि 167 500 गीगावाट तक पहुंचता है कि नहीं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले विषयों के साथ में अगली तिथि को।